स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो अपन पिछले वीडियो में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियां पढ़ चुके हैं। लाइमन श्रेणी के लिए n1 इक्वल टू 1 होता है, बामर के लिए n1 2 होता है और पाश्चन के लिए n1 3, ब्रैकेट के लिए n1 4 और फुंड के लिए n1 5। तो सब के लिए क्रमागत रूप से 1 2 3 4 5 होता है n1 का मान, और n2 का मान एक बढ़ जाता है। जैसे कि लाइमन के लिए n2 कितना होता है 2 3 4 5, इस प्रकार से होता है। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन श्रेणियों से छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। कि क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे कि दृश्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, कौन सी श्रेणी मिलती है, बामर श्रेणी मिलती है। पैरावैंगनी क्षेत्र में कौन सी श्रेणी मिलती है, पैरावैंगनी में कौन सी आती है भाई, लाइमन श्रेणी आती है। अवरक्त क्षेत्र में कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, अवरक्त क्षेत्र में पाश्चन आती है। और चरम अवरक्त क्षेत्र में कौन सी श्रेणी मिलती है, चरम अवरक्त में दो होती है, ब्रैकेट और फुंड। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों n2 इक्वल टू 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत से n1 इक्वल टू 1 में संक्रमण करता है। तो उसका नाम क्या होगा, लाइमन श्रेणी होगा। ठीक है। तो और क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों n2 इक्वल टू 3 4 5 6 डैश डैश अनंत से n1 इक्वल टू 2 में संक्रमण करता है। तो उसका नाम क्या होगा, बामर। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा, बामर। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि बामर श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य याद कीजिए। लाइमन के लिए अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य याद कीजिए। तो लाइमन के लिए जैसे कि किसी के श्रेणी से कोई से भी हो, अगर अधिकतम तरंग दैर्ध्य पूछे तो आपको मतलब प्रथम रेखा काम में लेनी पड़ेगी, प्रथम रेखा के लिए काम में लेना पड़ेगा। और अगर आपको न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पूछे तो अंतिम रेखा के लिए जो n1 n2 का मान होता है, अंतिम रेखा के लिए जो n1 n2 होता है वो यूज़ करना पड़ेगा। मतलब न्यूनतम के लिए हमेशा n2 बराबर अनंत यूज़ करना पड़ेगा, न्यूनतम के लिए हमेशा n2 बराबर अनंत यूज़ करना पड़ेगा। और अधिकतम के लिए प्रथम रेखा के लिए जो n1 n2 मान होते हैं ना, n1 n2, जैसे लाइमन के लिए n1 कितना होता है प्रथम रेखा में 1 होता है, n2 कितना 2 होता है, तो वो यूज़ करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, न्यूनतम के लिए n2 अनंत और अधिकतम के लिए प्रथम रेखा वाले मान काम में लेने पड़ेंगे। देखो, आज हम पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है कि वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर के इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आ सके। मतलब इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दी जाए ताकि वह परमाणु से ही मुक्त हो जाए, इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दें ताकि वह इलेक्ट्रॉन परमाणु से ही मुक्त हो जाए, परमाणु से फ्री हो जाए। तो वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। देखो, एक पीछे 13वें पाठ में कार्यफलन आया था, कार्यफलन भी कुछ ऐसा ही था भाई। कार्यफलन क्या होता है, वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर के इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ जाता है, धातु की सतह से, परमाणु से नहीं, धातु की सतह से बाहर आ जाए, वो होती है कार्यफलन। लेकिन आयनन ऊर्जा में क्या होता है, वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाए। इसमें परमाणु नाम आता है, वहाँ पर धातु नाम आता है। तो धातु सतह से बाहर आना मतलब कार्यफलन होता है। और आयनन ऊर्जा क्या होती है, वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाए, या फिर परमाणु जो है आयनित हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब दाता परमाणु बन जाएगा। और दाता परमाणु क्या होता है, प्लस आवेश होता है। तो मतलब आयन बनाने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए या फिर परमाणु को आयनित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, वह आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। तो आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न कक्षा से अनंत कक्षा में पहुंचता है। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करता है भाई। मतलब निम्न से अनंत में, निम्न जैसे कि प्रथम कक्षा जो है ना, प्रथम कक्षा n1 बराबर 1 और अनंत कक्षा n2 बराबर अनंत होती है। तो 1 से अनंत में जाता है ना। वो 1 में -13.6 होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए, और अनंत में 0 होता है। तो यदि आप दोनों को माइनस करोगे ना, दोनों को, तो कितना आंसर आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा।
तो मतलब इलेक्ट्रॉन को अनंत पर भेजना होता है, इलेक्ट्रॉन को अनंत ऊर्जा स्तर पर भेजना होता है, तब जाके आयनित होता है। तो 13.6 ये वाला आंसर ये वहीं से आया है। देखो, वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण करके जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु से मुक्त हो जाए, आयनन ऊर्जा कहलाती है। अर्थात परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, याद रहना चाहिए भाई। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा कितनी होती है? जो प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है -13.6, तो वो वाली होती है, लेकिन यहाँ प्लस साइन आता है, तो प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आयनन विभव, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम विभव, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम विभव आयनन विभव कहलाता है। बस यहाँ विभव नाम आ जाएगा, बस वो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, यह आवश्यक न्यूनतम विभव है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयन विभव कितना होगा? 13.6 वोल्ट हो, कितना होगा? 13.6 वोल्ट होगा। यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गया तो ऊर्जा हो गई, अगर वोल्ट लग गया तो विभव बन गया। तो यहाँ वी है, यहाँ ई वी है, इतना फर्क है। अब उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है? कि परमाणु को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भाई। उत्तेजित का मतलब ये है कि वह निम्न से उच्च में जाएगा, जैसे कि प्रथम से द्वितीय में जाएगा, प्रथम से चतुर्थ में जाएगा, या द्वितीय से तृतीय में जाएगा, मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है। तो मतलब उत्तेजन के लिए मतलब ये होता है कि अनंत पे नहीं जाता, मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करना, मतलब उत्तेजन करना, उसको उत्तेजित करना। तो परमाणु को उत्तेजित करने के लिए, कि उसकी मूल ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित ऊर्जा अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए, उसकी मूल ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित ऊर्जा अवस्था कौन सी होती है? जैसे कि n=1, ये तो मूल ऊर्जा अवस्था होती है। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित कौन सी होती हैं? 2, 3, 4, 5, ये क्या होती हैं? उत्तेजित होती हैं। तो मूल ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित ऊर्जा अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है? उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। और आवश्यक विभव क्या बन जाएगा? आवश्यक विभव बन जाएगा उत्तेजन विभव। ठीक है, तो उत्तेजन विभव का मान तो अलग अलग होता है सबके लिए। जैसे कि आयनन ऊर्जा का मान फिक्स होता है, कि हाइड्रोजन परमाणु है तो सबके लिए आयनन ऊर्जा का मान सिर्फ एक ही होगा। लेकिन उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव का मान अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि कि किसी भी कक्षा से किसी भी कक्षा में वो संक्रमण कर सकता है। जैसे 1 से 3 में जा सकता है, 1 से 2 में जा सकता है, 1 से 4 में जा सकता है। तो अलग अलग संक्रमण के लिए अलग अलग ऊर्जाएं आ जाएंगी। तो इनका मान अलग अलग होता है, उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव का मान। वो अगला क्वेश्चन में पूछेगा, क्या क्या पूछेगा वो देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु को मान लो कि मूल ऊर्जा अवस्था है, सिर्फ प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी होती है? n=2 होती है। प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी होती है? n=2 में उत्तेजित होने के लिए कितनी आवश्यक ऊर्जा होगी? तो प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n=2 होता है, और मूल ऊर्जा अवस्था के लिए n=1 होता है। तो A2 - E1 करना पड़ेगा। ये A2 कितनी होती है? -3.4 होती है, पीछे आ चुका है। और E1 कितना होता है? -13.6 होता है। तो घटाने के लिए मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। माइनस माइनस क्या बन गया? माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो -3.4 प्लस 13.6, तो कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रहे कि प्रथम उत्तेजित अवस्था तक पहुंचने के लिए उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ये इसकी उत्तेजन ऊर्जा है, मतलब प्रथम कक्षा के लिए, कि इस कक्षा के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है? कि परमाणु को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, वो क्या कहलाती है? वो उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे बोर मॉडल की उपलब्धियाँ। तो परमाणु के स्थायित्व की सफल व्याख्या कर सकाई, और परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या कर सका। रेखीय स्पेक्ट्रम वही तो होता है, जैसे कि इसमें अलग अलग श्रेणियां बनती हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन, उनकी सफल व्याख्या कर सका था। तो परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की सफल सफल व्याख्या कर सका था, जो कि रदरफोर्ड और वो थॉमसन नहीं कर पाया था। बोर ने इसकी सफल व्याख्या कर दी। बोर मॉडल कमियां क्या होती है? देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कमी ये वाली है, सबसे दूसरी और पहली दूसरी। देखो, पहली क्या है कि यह केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु की लागू होता है, जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ उनकी लागू होता है परमाणु। जो बोर मॉडल है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ उन्हीं की लागू होता है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, तो हीलियम क्या होता है? He+2 होता है, हीलियम He+। वैसे तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लेकिन हीलियम प्लस, हीलियम आयन की बात कर रहा हूँ मैं, हीलियम प्लस। जैसे कि यहाँ पर हीलियम प्लस, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम+2 है, तो वैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 3 होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने 2 त्याग दिए हैं। तो 3 थे, 2 त्याग दिए, कितने बचे? 1 बचा। तो इन सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की लागू होता है, एक से अधिक वाले की लागू नहीं होता है। तो इसकी बहुत ही बड़ी कमी है। यह मॉडल केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सदृश आयनों, हाइड्रोजन जैसे कि हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सदृश हाइड्रोजन के समान आयन, जैसे कि हीलियम प्लस है, लिथियम
+2 है, ये हाइड्रोजन के समान तो हैं, क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के समान तो हो गई ये। तो हाइड्रोजन के समान सदृश मतलब समान, तो हाइड्रोजन सदृश मतलब समान होता है। हाइड्रोजन सदृश हाइड्रोजन के समान आयनों के लिए लागू होता है, अर्थात ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ये मॉडल लागू नहीं होता। यह केवल हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2 आदि के लिए लागू होता है। अगर केवल हीलियम आ जाएगा ना, केवल हीलियम आ जाएगा तो लागू नहीं होगा, केवल लिथियम आ गया तो लागू नहीं होगा, लिथियम +2 होना चाहिए, हीलियम प्लस होना चाहिए। तो बोर मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन वास्तव में वर्ताकार कक्षा नहीं होती है, दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और इसकी सफल व्याख्या नहीं कर सका। तो वर्ताकार कक्षा में घूमते हैं, जबकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। यह मॉडल स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता के बारे में नहीं बता सका, स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता के बारे में नहीं बता सका, तीसरी कमी है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, चौथी कमी क्या पढ़ेंगे। चौथी बोर के अनुसार जो वर्ताकार पथ पर